हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। आज ये हम एक मास्टर क्लास लेने वाले, बहुत ही शॉर्ट क्लास होगा। इस शॉर्ट क्लास में हम आपको बीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिजनेस स्टडीज के बताएंगे, जिससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बीएसटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा क्या है बच्चे? वो हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें हम थोड़ा सा कुछ स्टैटिक पॉइंट है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका क्वेश्चन बनता है और केस स्टडी बनता है, वो मैं बताना चाहूंगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से सबसे पहले आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे फोकस कीजिएगा। यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें हम लोग तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, तो इनका काम होता है प्लान एंड पॉलिसी बनाना। उसके बाद बात करें अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो डिपार्टमेंट को संभालना। डिपार्टमेंट का मतलब जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, नहीं सारे डिपार्टमेंट संभाले जाते हैं। लोअर लेवल की बात करें तो यहाँ पे मजदूर आते हैं, यानी लेबर्स आते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल मैनेजमेंट। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको स्टडी करना है, थोड़ी ये बातें दिमाग में रखनी है। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय अपने एफर्ट को कलेक्टिवली मिला के किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आप इसको रिमाइंड करके रखेंगे। हम आगे मूव करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़े बच्चे, चलिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंड चैप्टर की, तो उसके बाद हमारा आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से आप लोग फ्यूल और टेलर के सारे प्रिंसिपल जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं फ्यूल और टेलर के प्रिंसिपल की, तो उसमें आप देखेंगे कि यूनिटी ऑफ कमांड, यानी ऑर्डर मस्ट रिसीव फ्रॉम वन बॉस ओनली। इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस ही विल गेट कंफ्यूज दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। यानी आपको यूनिटी ऑफ कमांड पे फोर्स करना। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ऑल द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क इन अ सिंगल डायरेक्शन, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उस पर भी आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि ऑल द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आगे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का बात करें, तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन कहता है कि एम्प्लॉयज शुड बी गिवन फेयर वेजेस एंड सैलरी, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। उसी के बाद अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल की बात करें, तो जो भी इंप्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको हमें एक तरह का स्टेबिलिटी देना है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल का मतलब बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। यानी जो भी इंप्लॉय करे उनको इस बात का एहसास दिलाना कि आप हमारे यहाँ, आपकी जॉब सिक्योर है, यू कैन वर्क फॉर मोर देन इनफ ईयर्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस एट ऑल। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर हमारा आता है दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में आपका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सारा। यानी कि आप देखिए कि हमारे बिजनेस में बहुत सारी पॉइंट है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। अगर पार्टी चेंज हो जाए, कांग्रेस आ जाए, भाजपा आ जाए, या सपा आ जाए, या बसपा आ जाए, तो पार्टी की चेंज से पॉलिसी चेंज होती है, हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल है, ईद है, दिवाली, ये सारा फेस्टिवल है, उसकी वजह से भी हमारा बिजनेस अफेक्ट करता है। हमारा सोशल कस्टम्स, हमारे कल्चर, रिलीजन है, अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर में हमारा बिजनेस चेंज होता रहता है। दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग आवर बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद आगे हम लोग बात करें अगले चैप्टर की, तो वो हमारा क्या है कि वो प्लानिंग से आपको किस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लानिंग से आपको प्लानिंग के स्टेप्स याद कर लेना है कि सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले गोल तय करना, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, इवैल्यूएटिंग द वेरियस अल्टरनेटिव, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, इंप्लीमेंट एंड फॉलो अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग बात करें लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट इज कि प्लानिंग से इंसान के अंदर रिजिडिटी आता है, यानी वंस द प्लान हैज बीन मेड, द माइंडसेट ऑफ द पर्सन हैज बीन सेट, नाउ नो अल्टरेशन इज गोइंग टू बी डन इन दैट पर्टिकुलर प्लान, पीपल माइंडसेट बिकम सेट, दे बिकम ए ब्लाइंड फॉलोवर ऑफ द प्लान, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन which is changes taking place in the business environment. Business is continuously changing, but we are not changing the policy at all. That is called as कि planning may not work in the dynamic environment. That is the very important and sufficient topic for the that particular. उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि types of plan में अगर हम लोग देखें तो objective, strategy, policies are the general rules and regulation which solve the whatever the problem which the firm is getting, that is also solved from that particular policy.
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनाइजिंग आता है। ऑर्गेनाइजिंग की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में आप लोगों को मालूम है कि आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देन वी विल कम्स टू द फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, व्हाटएवर द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, व्हाटएवर द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, we will divide the organization as per the product we are going to manufacture. For example, we are going to divide from the, we are going to make separate department, that is production, finance, marketing, sales, whatever the department which we require, we are making such departments known as organizing. Are you getting my point? Next point is this staffing. Staffing से आप देखेंगे कि putting the right person at a right person, having right qualification so that right work can be done at a right time is known as staffing. उसके बाद हम लोग staffing estimating, man power requirement, recruitment, selection, training, placement और ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन हमारे लिए बेटर है, ये पॉइंट आप जरूर पढ़िएगा, इससे आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। कम्युनिकेशन बैरियर वगैरह से आपको अच्छा क्वेश्चन मिलने को मिलेगा, दैट इज पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। ऑफ कोर्स लीडरशिप, डायरेक्टिंग की बात करें तो इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट लेवल इज नोन एज डायरेक्टिंग। उसके बाद हम लोग डायरेक्टिंग का एलिमेंट दैट इज आप देखेंगे कम्युनिकेटिंग, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ लीडरशिप की अगर हम लोग बात करें दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड फ्री हैंड लीडरशिप। ऑटोक्रेट लीडर किसे कहता है, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आर दोज लीडरशिप इन व्हिच द डिसीजन इज टेकन बाय द वन पर्सन ओनली, मींस ऑल दो डिसीजन व्हिच इज टेकन इन द ऑर्गेनाइजेशन टेकन बाय द ऑटोक्रेट लीडर, दे आर नॉट टेकिंग एनी पॉइंट ऑफ व्यू और सजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर स्ट्रिक्टली टेकिंग अ डिसीजन, दे आर गिविंग द ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाटएवर द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड, दे आर नॉट आस्किंग फॉर फ्रॉम द employees of the organization for to give their suggestion or whatever it is required in that particular situation, that is called as autocratic leadership. Second point, when we comes to democratic leadership, when the participation of employee of the organization is mandatory in that particular cases, that is called as democratic leadership. The third point, that is called as free hand leadership, in which all the decisions are taken by the employee itself, no management interruption is there, that is called as basically the leadership. Uska in the last point we are going to come to the controlling, that is matching the actual output with the plan output. इससे आप क्वेश्चन देखने को आपके CUT में मिल सकता है। उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजिक कंट्रोल में क्या डिफरेंस है, स्ट्रेटजिक कंट्रोल का मतलब जब हमारी प्लान में ही मिस्टेक होता है, और एक दूसरा ऑपरेशनल कंट्रोल होता है जब हमारे बिजनेस में मशीन लेबर्स आर नॉट वर्किंग इन ए प्रॉपर मैनर, दैट इज द बेसिकली। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस मनी इन द बिजनेस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो फैक्टर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब when we are going to arrange the finance from the business is known as financing activity, when we are going to invest the money in the business from the land, building, plant and machinery, that is called an investing activity, and when we are going to operate the business in a particular and specified manner, that is going to be considered as a operating activity. The next point we are going to discuss कि उसमें SEBI यानी कि अगर हम फाइनेंशियल मार्केट नेक्स्ट चैप्टर उसमें आपका SEBI का फंक्शन है, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन। SEBI you know the Securities Exchange Board of India which was established in 1988 but they were regulated by 1992. SEBI was the main purpose of SEBI to establishment of SEBI is to regulate, control and manage the stock exchange, the broker, the investor and the financial market, that is basically called as SEBI, and that is the basic function of SEBI which we are going to study also. उसके बाद अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी से आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने को मिलेगा, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी आस्क्ड इन इफ यू टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड देन व्हेन द cost will be lesser. When the cost will be lesser, that particular goods will become cheaper in the market and people used to buy more and more from the market itself. That is known as production concept. We talks about the selling concept. तो उसकी बात करें तो बहुत ज्यादा अगर हमें सेल्स मैक्सिमाइज करना, देन वी आल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज आल्सो सेलिंग कॉन्सेप्ट। इफ वी टॉक्स अबाउट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द सेलर, देन अकॉर्डिंग टू द नीड एंड वांट वी विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड वी विल गिव आफ्टर सेल सर्विस आल्सो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 4 P's ऑफ मार्केटिंग गिवन बाय मैकार्थी, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। वी विल हैव टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर इशू आल्सो बिकॉज़ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द CUT एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द लास्ट वन इज दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम देखेंगे व्हाट आर द राइट्स गिवन टू कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो राइट्स की अगर हम बात करें तो राइट्स में हमारा राइट टू सेफ्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये दीज आर द राइट्स व्हिच आर गिवन टू कंज्यूमर। ये भी CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप मैंने आपको कुछ थोड़ी रिवीजन भी करवाया, मैंने सारा चीज बताया आपको। अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे तो आपके CUT में बहुत अच्छे सारे
आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। आई होप कि आप ये सारी बातें पॉइंट, यानी ये वो टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू नो दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक द CUET entrance examination in a very specified manner. Are you getting my concept? ओके सो क्लास आप इन सारे टॉपिक्स पे फोकस कीजिए ताकि आपको सारा पॉइंट अच्छे समझ में आ जाए और आसानी से CUET क्रैक कर लो। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट 10-12 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला MCQ आपके स्क्रीन पे, द फंक्शन ऑफ सेबी इंक्लूड्स, यानी अगर हम बात करें कि सेबी कौन सा फंक्शन है जो करता है। पहला पॉइंट बोला है कि सेबी मर्चेंट बैंकर को रेगुलेट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट को चलाता है, इन्वेस्टर। भाई सेबी तो पापा है, डैडी है। सेबी जो है वो बनाया इसीलिए गया था ताकि वो इन्वेस्टर हो, कंपनी हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, ब्रोकर, सबको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, ये सेबी का काम है। यानी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सेबी हर वो काम करता है जो जरूरत है। फिर इसमें क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटीज मार्केट। या इसका मतलब ये होता है कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा गलत एक्टिविटीज जो है वो हो सकता है। पहला प्राइस रिगिंग, यानी लोग शेयर की प्राइस महंगा कर दे, हो सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, लोग कंपनी के खुफिया इंफॉर्मेशन लीक कर दे, हो सकता है। डीले इन सेटलमेंट, पेमेंट लेट से करे, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है हु इज नॉट अ प्लेयर ऑफ प्राइमरी मार्केट, यानी इनमें से कौन प्राइमरी मार्केट में नहीं है। देखिए मर्चेंट बैंकर है, अंडरराइटर है, रजिस्ट्रार है, स्पेकुलेटर प्राइमरी मार्केट में नहीं। स्पेकुलेटर जो लोग शेयर में पैसा फंसाते हैं और उसकी प्राइस देखते घटता रहा है, बढ़ रहा है, तो स्पेकुलेटर जुआ की तरह होता है एक तरीके से, ये हमारे प्राइमरी मार्केट में नहीं आता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है सिक्योरिटी शुड बी बॉट व्हेन, यानी कि शेयर कब खरीदा जाना चाहिए, यानी एक इंसान शेयर कब खरीदेगा। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द सिचुएशन कि वो शेयर खरीदेगा। तो शेयर इंसान को तब खरीदना चाहिए जब उसकी मार्केट प्राइस लो हो जाए उसके बुक वैल्यू से, यानी सपोज कीजिए शेयर की वैल्यू 10 रुपये है लेकिन उसकी मार्केट प्राइस 8 रुपये हो जाए, तो हम उस कंडीशन में शेयर को खरीदेंगे। अगला पॉइंट है मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर विच द कमर्शियल पेपर। अच्छा, कमर्शियल पेपर की मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 12 महीने। क्या कमर्शियल पेपर सिक्योर्ड होता है? नहीं, अनसिक्योर्ड होता है। क्यों कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड क्यों होता है? देखिए कमर्शियल पेपर इंसान इशू क्यों करता है, तो कमर्शियल पेपर इशू करने का जो मेन मकसद है बच्चे, वो क्या है उसको ध्यान समझिएगा। कमर्शियल पेपर इशू इंसान इसलिए करता है ताकि कंपनी को छोटे मोटे खर्च जो शेयर इशू में खर्चा करने में, जो फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको बोले, जो छोटा मोटा खर्च लगता है ताकि शेयर इशू कर सके मार्केट में, जब कंपनी के पास उसके लिए भी पैसा नहीं होता है तो उस केस में कमर्शियल पेपर हमें इशू करना पड़ता है। उसके बाद द मिनिमम डिनोमिनेशन फॉर कमर्शियल डिपॉजिट, यानी कमर्शियल डिपॉजिट करने के लिए मिनिमम कितना बैलेंस होता है। 1 लाख के डिनोमिनेशन है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसे करके इसमें मामला होता है। ठीक। उसके बाद बोला है कि इनमें से कौन ट्रेजरी बिल का एडवांटेज नहीं, सेफ्टी है, सेफ है, लिक्विडिटी, कैश में कन्वर्ट कभी भी कर सकते हैं, सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, छोटे समय के लिए हमें पैसा ही। पुअर यील्ड का मतलब होता है पुअर कि ये बेकार होता है, नहीं, तो बेकार नहीं होता, यानी कि ये 3 पॉइंट से ही 1 पॉइंट इसमें गलत है। ट्रेजरी बिल का इनमें से कौन सा फीचर है, निगोशिएबल यानी ट्रांसफरेबल है, सही बात है। एब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट, इसमें रिस्क कम है, इट इज एग्जैक्ट कि रिस्क कम होता है ट्रेजरी बिल में। एलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन SLR, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये भी बात ऑल ऑफ द अबव इज सही। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। यस, कहता है कि इफ अ सीमेंट फैक्ट्री, स्टील मिल और शुगर मिल एंड लेदर मिल कंबाइंड टुगेदर इट इज एन एग्जाम्पल हो, यानी कि एक ही फैक्ट्री में कई कंपनियां साथ में शुगर का, चीनी का भी बिजनेस कर रही, लेदर का भी बिजनेस कर रही, सीमेंट का, और ये एक साथ मिलके बिजनेस कर रहा है, तो इसमें जो ये सिस्टम जो कम्बिनेशन बनेगा वो कौन सा कम्बिनेशन कहलाएगा, तो वो कम्बिनेशन हमारा कहलाता है सर्कुलर कम्बिनेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ, उसको ज़रा ध्यान समझिएगा कि मैं पूछ रहा हूँ कि एक कंपनी है जिसने अपने एम्प्लॉय से कहा कि तुम्हें 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 100 रुपये के हिसाब से, यानी कितना बनाना है, 100 यूनिट बनाना है 100 रुपये के हिसाब से, 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 100 रुपीज़ के हिसाब से। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जहाँ ना समझ में आप पूछेगा कितना प्रोडक्शन करना है बच्चे, 100 यूनिट का, कॉस्ट कितना है 100 रुपये के हिसाब से, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये इसमें खर्च गिरना चाहिए। लेकिन उस बंदे ने
ऑर्डर तो दिया गया था 100 यूनिट, उस बंदे ने 100 यूनिट तो बनाया लेकिन 200 रुपये खर्च कर दिया, यानी कितना खर्च हो गया, ये 20,000 रुपये खर्च कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये बताइए कि ये जो एम्प्लॉय क्या ये इफ़िशिएंट है या इफेक्टिव है, और उसने बना दिया पूरा। तो याद रखिए इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, जब वो चीज़ें समय पे बना दे, समय पे तो बना दिया, यानी ये इफेक्टिव है क्योंकि इस काम, लेकिन इफिशिएंट नहीं क्योंकि इसने कॉस्ट ज़्यादा लगा दिया। यदि जब किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करता है तो इसका मतलब कहते हैं कि वो इफिशिएंट है, और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम समय पे कर देता है तो उसको हम लोग इफेक्टिव कहते हैं। डेट इज, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज करो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको 100 बाइसिकल बनाने को दिया गया 1000 रुपये के हिसाब से, एक बाइसिकल पे 1000 खर्च होना चाहिए। आपने 100 बाइसिकल ऑन टाइम बनाया, महीने भर में बना दिया और महीने भर का समय दिया गया था, लेकिन आपने 2000 खर्च कर दिया, तो इसका मतलब आप इफिशिएंट नहीं है बट आप इफेक्टिव है। आई होप कि ये सारे एमसीक्यूज मैंने कुछ हिंट दिया है सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप ये एमसीक्यू समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, बहुत अच्छा लगा ये सेशन लेकर। आप उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे, और प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि इस सेशन को आप क्या कर लें, कंप्लीट कर लें और इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू।